आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आप सभी का खैर मकदम न्यूज़ 18 उर्दू में। तेलंगाना के लोग जाग जाइए। जी हां, तेलंगाना हुकूमत ने मरदमशुमारी के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मरदमशुमारी की जाएगी और मरदमशुमारी के लिए 31 सवालात मुरतब किए गए हैं जिनका जवाब देना लाजमी है। मरदमशुमारी के लिए मुरतब करदा सवालों में बिल्डिंग नंबर, मकान नंबर, छत, दीवार और फर्श बनाने के लिए इस्तेमाल की गई अशिया, मकान की हालत, मकान में मौजूद कमरों की तादाद, बैतुल खला की रसाई, मकान में रहने वाले शादीशुदा जोड़े की तादाद, पानी और बिजली की दस्तियाबी, सरपरस्त का नाम, जिन्स और तबका समेत कुल 31 सवालात शामिल हैं। ये तफसीलात तो तभी सभी लोगों को पता है, लेकिन मसला यही है कि तेलंगाना रियासत में NPR होगा कैसे होगा, जबकि काफ़ी इख्तलाफात हैं, काफ़ी एहतजाज तेलंगाना में सभी साथी पार्टियों में भी देखने को मिल रहा है। मरदमशुमारी के अमल के दौरान कोई दस्तावेज या शनाख्ती कार्ड की तफसीलात आपसे नहीं ली जाएगी। दो अहम चीज़ें यही है कि NPR के पहले मरहले में आपको कागज़ नहीं दिखाना है, कोई दस्तावेज नहीं देना है। यह सरकार भी कह रही है, मरकजी सरकार भी कह रही है और एहतजाज में भी यही कहा जा रहा है कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि पहले आपको दिखाना नहीं है बल्कि लिखाना है। जी हाँ, कागज़ नहीं दिखाए लेकिन लिखाना ज़रूरी है। लेकिन सवाल यह है कि तेलंगाना में क्या NPR होगा, कैसे होगा, किन हालात में होगा और मौजूदा हालात क्या इसकी इजाज़त देंगे, और सरकार ने अपने तौर पर किस तरह की तैयारी की है NPR को लेकर। मरदमशुमारी के लिए ज़रूर कहा जा रहा है कि सारी तफसीलात हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, जिसमें मुजीबर रहमान जो कि सहाफ़ी हैं, इस पूरे मामले को देख रहे हैं। क्या कुछ होगा इस मामले को लेकर? काफ़ी एहतजाज रियासत में हो रहा है। रियासत की सियासी पार्टी जो दोस्ताना तल्लुकात हैं MIM के, वो पूरे मुल्क में एहतजाजी जलसे कर रही है और हैदराबाद में खुद कई एहतजाजी जलसों में साफ तौर पर यह कहा गया कि साहब हम NPR के ख़िलाफ़ है, NRC के ख़िलाफ़ है, CA के ख़िलाफ़ है। तो फिर तेलंगाना सरकार की अपनी जो तैयारियां हैं, काफ़ी दिनों से लोकल अखबारात में ये ख़बरें आ ही रही थी कि खुफिया तौर पर खामोशी में तमाम अहकामात दे दिए कि तैयारियां की जा रही है कि मरदमशुमारी होगी। लेकिन किस तरह से सरकार ये काम कर पाएगी और ख़ुद इस काम को करने के लिए जो निकलने वाले लोग हैं वो सरकारी लोग ही होंगे, क्या वो ज़हनी तौर पर पूरी तरह से तैयार है इस काम के लिए? क्योंकि हमने अक्सर देखा कि मामूली से पोलियो के लिए जो लोग घरों पर आते हैं टीकाकरण के लिए, उन्हें भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोगों ने इसी मरदमशुमारी NPR की शक में उनके साथ मारपीट हुई, ज़्यादती हुई। लेकिन क्या इस मरदमशुमारी के लिए जो सरकारी लोग आएंगे घरों पर, उनका क्या वाकई इस तरह से स्वागत किया जाएगा, क्या इस्तकबाल किया जाएगा? और जो लोग आ रहे हैं वो ज़हनी तौर पर पूरी तरह से सरकार ने उन्हें तैयार किया है? क्या ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस के साथ जो है ये लोग पहुंच सकते हैं आपके घर? हमारे साथ फिलहाल एक मेहमान जुड़ चुके हैं, मुजीबर रहमान। मुजीबर रहमान, जिस तरह से ये अहकामात, ये ऑर्डर्स आ चुके हैं कि जो है सेंसस होगा, लेकिन लोग क्या तैयार हैं तेलंगाना में इसके लिए? मुजीबर रहमान जी, गुड मॉर्निंग। ये तो स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी ऑर्डर निकाल चुका है विदाउट NRP का स्टेट में सेंसस को कैलकुलेशन करने का। अप्रैल 1 से लेकर सितंबर 30 तक जी ये जो कैलकुलेशन होगा, इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं पूछेंगे और के आपके पैदाश किधर है, ऐसे वाले जो कंट्रोवर्सी इश्यूज थे वो सर्टिफिकेट्स इसके अंदर नहीं पूछेंगे। नहीं, मुजीबर रहमान, एक चीज ये है, लोगों के जहन में एक चीज ये बनी हुई है कि आप कह रहे हैं कि सेंसस है, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होगी, लेकिन जिस तरह का माहौल पूरे हिंदुस्तान में है और तेलंगाना में है, और तेलंगाना में जो तहरीक चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि हम इस सिलसिले में कोई बात ही नहीं करेंगे,
हमें बात ही नहीं करना है, हमें कुछ बोलना ही नहीं है, बताना ही नहीं है, तो सरकार कैसे लोगों को विश्वास दिलाएगी कि आप एनपीआर का जो एक सेकंड फेस होगा उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ सेंसस देख रहे हैं। हेलो ऑडियो हेलो, मुजीब मुजीब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुजीब रहमान, हेलो अभी आ रही। हेलो, लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा सा देख लीजिए टेक्निकल क्या मसला है। लेकिन एक सवाल यही है, जिस तरह से मुजीब रहमान ने कहा कि इसमें जो ऐसे सवालात, ऐसी चीजें हैं वो आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन 31 सवाल हैं, एक दो नहीं, जी हाँ 31 सवाल हैं, जिसमें सारी तफसील आपको देनी है कि उसमें बिल्डिंग नंबर, मकान नंबर, छत, दीवार, फर्श, इस्तेमाल की अशिया, मकान की हालत, ठीक है ये चीज़ों से कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ ये है कि शादीशुदा जोड़े कौन है, पानी बिजली की दस्तयाबी कैसी है, जिन्स समेत इस तरह के कुल 31 सवालात इसमें दिए गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि साहब इसमें आपको पैदाइश की जगह नहीं बतानी है, दूसरी चीज़ें आपको नहीं, ये भी बताया गया था कि आपके ऊपर है कि आप कुछ चीज़ें जो है इसमें एक्सक्यूज़ किया गया था कि आप इसमें कुछ चीज़ें ना बताएं, कोई बात नहीं, लेकिन मरदमशुमारी के लिए ये चीज़ों का बताना आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन एक जो डाउट, एक जो डर, एक जो खौफ है कि इन चीज़ों को लेकर, लाजमी बात है आप अपना नाम लिखाएंगे, अपना पता लिखाएंगे, तो इसमें से 2-3 चीज़ों से आपकी शनाख्त तो हो ही जाएगी, लेकिन जब एनपीआर का जो दूसरा मरहला शुरू होगा उसमें तो आपको कागज़ दिखाने हैं, जो आपने लिखाया है उसको आपको प्रूफ करना है। ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं लगातार। तेलंगाना में एक तरफ लगातार जैसे ही ये कानून, हालांकि सीएए का कानून पास हुआ, एनआरसी के लिए सरकार ने कहा कि हम अभी, हमारे पास इसका कोई जो है इसकी तैयारी नहीं है, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसे में 5 से 6 स्टेट जो है करारदाद मंजूर कर चुकी है। आइए इस वक्त हमारे साथ अतर मोइन सीनियर सहाफ़ी जुड़ चुके हैं। अतर मोइन, जिस तरह से सेंसस की बात हो रही है, 31 सवालात हैं, तेलंगाना है, तेलंगाना में भी एहतजाज एक तौर पर हो रहा है, किसी भी तरह की तैयारी को लेकर लोगों में शक व शुबा, खौफ का माहौल है, कैसे सरकार ये करवा पाएगी? यहाँ ये तो तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरे मुश्किल होगा जी, जो शुबहात पैदा हुए एनपीआर और एनआरसी के ताल्लुक से। ऐसे में अगर कोई भी ओहदेदार अवाम पर रुजू होता है और उनसे मतलब घर और घरेलू आलात से यानी इस्तेमाल में आने वाली अशिया से मुताल्लिक जब सवालात किए जाते जी, तो वो यही समझेगा कि ये शहरियत से मुताल्लिक सवालात किए जा रहे हैं जी। नतीजे में है सो वो लोग तो इससे इनकार करेंगे। मुमकिन है इससे एक ये भी शुबहात पैदा होने लगे कि अब हमें सो कागजात तैयार करना होगा एनआरसी की जी। तो पहले हुकूमत को ऐसे इसमें भी चाहिए कि जहाँ तक ये है कि सेंसस ऑफ इंडिया ने जो गजट जारी करवाया स्टेट गवर्नमेंट के जरिए, वो एक मामूल है, हर 10 साल में एक मतलब अमल से गुजरना पड़ता है जी। लेकिन मरदमशुमारी में जो सवालात किए जाते हैं उसका असल मकसद ये होता है कि हमारे मुल्क में रहने वाले शहरियों का रहन सहन क्या है, उनकी माशी हालत कैसी है और उनके लिए क्या क्या जा सकता है। ये जो सवालात होते हैं उससे हुकूमत को पॉलिसी बनाने में मदद मिलती है जी। ये तो सारी चीजें ठीक है, लेकिन मौजूदा माहौल क्या इसकी इजाजत देगा? आप मकान नंबर ले लेंगे और मकान में रहने वाले का नाम ले लेंगे, तो इन्हीं कुछ चीजें तो आपको मिल गई हैं जी। ऐसा नहीं कि कुछ सिर्फ आप घर के बारे में लिखकर तो नहीं जाएंगे जी, है ना, मकान के मालिक का नाम लिखेंगे, मकान के ओनर का नाम लिखेंगे, घर में रहने वाले लोगों की तफसीलात लेंगे। कहा तो जा रहा है कि आप सिर्फ बिल्डिंग के बारे में, रहन सहन के बारे में, आपकी माशी हालत क्या है, इस बारे में आप जरूर पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ डेटा तो आपके पास आ ही जाएगा और इसी डेटा को लेकर लोग खौफजदा हैं।
नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि आज हम टेक्नोलॉजी इतनी आसान हो चुकी है, कर दिए है मामला को, बिल्कुल कि आपको बगैर किसी घर पर पहुंचे के उस घर के मुताबिक तमाम मालूमात आप हासिल कर ले सकते हैं। इसलिए बिल्कुल। कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो एक सर्वर पर तमाम डाटा महफूज होता जाता है। भी तो जरूरत मैंने समझता है कि ये घर घर जाकर भी करने की जरूरत पड़ेगी। अगर हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें तो ये तमाम चीजें एक प्लेटफॉर्म पे हम ला ले सकते हैं। जी। और दूसरी बात, जहाँ तक सेंसस है, मैं तो ये बोलता हूँ कि ये सेंसस का जो भी अमल हुआ है, पिछले कई वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ कुछ दौर से, कि जी। ये अमल धोखा है। सेंसस भी धोखा रहा है। आप देखिएगा एक इन्यूमरेटर को कितने घर दिए जाते हैं, और अक्सर माजी में ये देखा गया है कि इन्यूमरेटर जो फॉर्म फिलअप करता है वो पेंसिल से करता है और घर जाकर उसे अपने हिसाब से तब्दील करता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ मुजीबुर रहमान भी है, अतहर मोइन, उनसे भी बात कर लेते हैं, वो भी साफी हैं। मुजीबुर रहमान, जिस तरह से अतहर मोइन कह रहे हैं कि ये धोखा है और आसानी से सारी चीजें पता की जा सकती है, अगर आप किसी मकान नंबर को जो है शनाख्त करते हैं तो उससे उस मकान नंबर से सारा डेटा निकल जाएगा। भले ही उसमें अगर कोई किराएदार रहता हो या मालिक रहता हो, उस मकान से तो तफसीलात मिल ही जाएगी। मुजीबुर रहमान जी, ये बिल्कुल सही है जो तेलंगाना की गवर्नमेंट बना रहे हैं। इसमें अभी तक पहली बात अपन ये सोचना है कि सीएए जो बना है हिंदुस्तान के नागरिक के लिए नहीं, बोल के ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट बोल चुका है जी। इसमें हिंदुस्तानी का जो भी यहाँ पे लोग है इनका नागरिकता छीन नहीं ले जाएगा बोल के अभी तक वो लोग बोले। एनपीआर के बारे में अभी तक पार्लियामेंट में जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो बोले हैं, या नहीं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोले, हमारे पास एनपीआर का कुछ ऐसा बनाने का नहीं है, इसका इस सीए से कुछ कनेक्टिविटी नहीं है बोल के बोल दिए हैं। जी, लेकिन अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है, टिल डेट अभी नहीं है, लेकिन आगे होगा। डाउट यही तो है ना, सियासत इसी पर तो हो रही है। आगे जब होगा तो ये सेंसस का यूज होगा, एनपीआर में यूज होगा, एनपीआर के बाद इसका सीधा मतलब है कि एनआरसी भी होगा। जो भी है यही बात कर रहे हैं, इसी जो भी है जो भी है स्टेट गवर्नमेंट ही करना है। सेंट्रल से जो भी बनता तो कि बनाने का जो जिम्मेदारी होता कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होता। आपको क्या लगता है कर्मचारी इस मामले में तेलंगाना की जनता को कितना विश्वास दिला पाएंगे कि ये सिर्फ सेंसस है, इसका एनपीआर एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सेंसस की हद तक इसका यूज होगा? डेफिनेटली सेंसस को यूज होगा। अगर से एनआरपी आया तो किसी के पास कुछ डॉक्यूमेंट कम हुआ तो वो डॉक्यूमेंट को बनवाने का जिम्मेदारी भी मेरे को पूरा विश्वास है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट लेगा। लेकिन ये जियो के बाद जिस तरह से काम होगा, कहीं ना कहीं सरकार पर भी अब शक की उंगली है, क्योंकि काफी दिनों से आप भी देख रहे हैं न्यूज़पेपर्स में क्लियर मेंशन किया जा रहा है कि सरकार अपने तौर पर तैयारी कर रही है, ठीक है, इस सारे काम के लिए। और आपने देखा जीएचएमसी में भी एक कानून के खिलाफ जो है आवाज़ उठी, करारदाद मंजूर हुई, ठीक है, फिर बाद में सफाई दी गई कि साहब सिर्फ सीएए के खिलाफ जो है जीएचएमसी ने कानून पास किया है। अब एक स्पेशल जो है असेंबली का एक सेशन होगा, उसमें इस कानून के खिलाफ जो है आप रेजोल्यूशन लाएंगे। ये सब कुछ कर रही है सरकार, लेकिन विश्वास नहीं दिला पा रही है तेलंगाना की अवाम को। ये डेफिनेटली ये तो तेलंगाना गवर्नमेंट को एक विश्वास है कि ये हुकूमत पूरे लोगों के साथ रहेंगे, स्पेशली माइनॉरिटीज के साथ भी रहेगी जी। जैसा कि वो लोग बोल रहे हैं, तो ये पूरा अभी तक जो बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, इस पे कुछ क्लैरिटी नहीं है जी, क्लैरिटी नहीं है। उसलिए कि तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ये हाउसिंग सेशंस को स्टार्ट कर लिया है जी। तो कि ये इसमें जो क्वेश्चंस रह गए ऑलरेडी क्लैरिटी रखा। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट इंडिया के लिए एक रोल मॉडल रहेगा, डेफिनेटली इसको लेके आगे बढ़ेगा। सेंट्रल अगरचे दूसरे रूल्स अगरचे लाए तो भी तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ही करना रहता। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट किसी को तकलीफ नहीं, जैसा डेफिनेटली यहाँ के जो नागरिक है उनके साथ रहेगी। जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की सरकार पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ सेंसस है, एनपीआर एनआरसी का कोई मामला यहाँ नहीं है। और जो भरोसे की बात की जा रही है, अगर हम सीधे तौर पर मैं कहूँगा
कि टीआरएस के साथ मुत्तहिदा मजलिस अमल की मुलाकात, ठीक है, एमआईएम लीडर की मुलाकात और इसके खिलाफ जिस तरह की सारी चीज़ें हो रही है, क्या लोग भरोसा करके इस सेंसस में शामिल होंगे? अथर मोइन। नहीं होंगे, डेफिनेटली होना चाहिए। जी अथर मोइन। मुझे थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन करना जी। जैसा मुजीब साहब कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। देखिए, जब सेंसस ऑफ इंडिया होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब सेंसस के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है जी, और किसी सरकारी मुलाजिम को, चाहे वो रियासती हुकूमत का हो या मरकजी हुकूमत का हो, बल्कि नीम सरकारी इदारों के भी हो जी, जब उन्हें इस काम पे मामूर किया जाता है तो वो इनकार नहीं कर सकते। और अगर इनकार करते हैं तो मरकजी हुकूमत को इख्तियार हासिल है कि वो एम्प्लॉय के खिलाफ कार्रवाई करे। इसी तरह रियासती हुकूमतें भी सिर्फ रेजोल्यूशन पास कर सकती हैं, लेकिन इनकार नहीं कर सकती कि हम ये प्रोसेस को होने नहीं देंगे। ये मसला होगा मुजीबुर रहमान। हाँ, जैसा कि अथर मोइन कह रहे हैं कि रियासत के इख्तियार में है ही नहीं, ये चीज स्टेट के इख्तियार में नहीं है, उसको तो करना ही होगा हर हालात में अगर मरकज का कानून है तो। मुजीबुर रहमान, देखिए यहाँ पे ये जो देखिए यहाँ पे जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश, ओरली माइंड गेम चल रहा जी। अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं निकला सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, तो कि कुछ राइटिंग में विथ ओरल नॉट एट ऑल ऑर्डर, ओरल जो ये लोग इलेक्शन जो चल रहा था झारखंड का, इलेक्शन जो चल रहा था दिल्ली का, माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे भाजपा के लीडर्स, जो लोकसभा या संसद में जो पार्लियामेंट में जो ये लोग बोल रहे थे, अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है इनका, कर रहे या नहीं कर रहे के भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। जो अभी तक ऑर्डर में जो नहीं है बातों को, जो बात खाली हवा में खेल रही, वो बातों को लेके अपन नए बात कर सकते। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट डेफिनेटली यहाँ के लोग को उम्मीद है कि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में तो नहीं है तेलंगाना गवर्नमेंट, डेफिनेटली ये तेलंगाना एक उम्मीद विश्वास तो रखना चाहिए, हर बात को अपन शक नहीं कर सकते। यहाँ तक तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट बोला हम CAA NPR NRC के अगेंस्ट है, हमारा स्टेट में भी रेजोल्यूशन करेंगे। तेलंगाना स्टेट असेंबली को एक्सप्रेशन करने का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगरचे NRC में या NPR में कुछ और डॉक्यूमेंट्स वो लोग पूछे तो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट बनवा के दे देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, मुजीबुर रहमान और अथर मोइन, आपका भी बेहद शुक्रिया। बहरहाल सेंसस को लेकर शक की गुंजाइश न करें, सरकार पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन क्या वाकई तेलंगाना में MIM और दीगर जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या MIM हो और दीगर समाजी तंजीमें हो, जिस कानून के खिलाफ लगातार बात कर रही है, लेकिन सेंसस के लिए तेलंगाना वाकई तैयार है? सरकार कितना भरोसा दिलाएगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब बात है आसाम की हुकूमत ने कहा है कि रियासती सरकार मजहबी स्कूलों की फंडिंग नहीं करेगी। और संस्कृत स्कूलों के लिए बड़ा फैसला आया है। रियासती वजीर HB शर्मा ने इतला दी है कि रियासती सरकार मजहबी स्कूलों की फंडिंग नहीं करेगी। मदारिस और संस्कृत स्कूलों को हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। वहीं गैर सरकारी तंजीमें ज़ाब्ते के तहत मदारिस चलाती रहेंगी। तो एक नया फैसला असम में। गुंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्र हमारे नुमाइंदे असम के। गुंजन, असम ने जिस तरह से एक नया फैसला लिया है कि अब वो मदरसों को और संस्कृत वाले स्कूलों को अब मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आना पड़ेगा और उन्हें फंडिंग नहीं होगी, क्या कुछ इसमें आप डिटेल देंगे अभी गुंजन? जी बिल्कुल, हाल ही में असम के जो शिक्षा मंत्री है डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, उसी ने ऐलान किया है कि जितने भी असम में मदरसा और संस्कृत टोल्स है सभी को हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया जाएगा। जो उस मिनिस्टर का हिमंत बिश्व शर्मा का साफ कहना है कि रिलीजियस एजुकेशन के लिए कोई भी पब्लिक मनी खर्च नहीं करेंगे। लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा की यही घोषणा के बाद कई सारे मदरसों से, कई सारे संस्कृत टोलों से ये
ये प्रतिक्रिया आए हैं कि जब कांग्रेस के जमाने में डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा वो पूर्व के शिक्षा मंत्री थे, उसी के समय में इस संस्कृत तोल्स और ये मद्रासा को रिकॉग्नाइज किया गया था। तो उसी का रिकॉग्नाइज किया हुआ मद्रासा और संस्कृत तोलों को अभी बीजेपी सरकार के शिक्षा मंत्री के कार्यभार लेते हुए तो उसका ये ऐलान अभी असम के कई हिस्सों में प्रतिक्रिया यहाँ पे कर रहे हैं और कोई सारे लोग यहाँ का प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जिस मंत्री के समय में प्रादेशिकृत हुआ था, रिकॉग्नाइज हुआ था संस्कृत तोल और ये मद्रासा है असम में 614 और संस्कृत तोल से 101, तो इन सारे संस्कृत तोल और मद्रासों को हायर स्कूल एंड हायर सेकेंडरी में तब्दील किया जाएगा और उसी के बाद अलग अलग हिस्सों में क्या प्रतिक्रिया होंगे। एक प्रतिक्रिया हमें मिल चुका है असम से कि वो लोग नाराज जता रहे हैं, नाराज व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे भी है कि हिमंत बिश्व शर्मा के लिए हुए इस फैसला को स्वागत भी कोई लोग कर रहे हैं। लेकिन गुंजन, एक चीज ये है, जैसा कि आपने कहा कि इन स्कूल को, इन मदरसों को और संस्कृत स्कूलों को अब हायर एजुकेशन की तरफ आना होगा, तो क्या इन्हीं मदरसों को और संस्कृत स्कूलों को आप एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे? किस तरह की प्रक्रिया होगी स्टेट गवर्नमेंट की कि इन्हें जब ये हायर एजुकेशन की तरफ आ जाते हैं तो क्या उतनी ही मदद, उतनी ही इमदाद इनको फिर से मिलेगी और ये लोग क्या अपने तौर पर एक सब्जेक्ट के तौर पर भी नहीं चला पाएंगे पुराने कोर्स को? देखिए, कल ये ऐलान शिक्षा मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के तरफ से हुआ है, लेकिन किस तरह से ये मद्रासे और संस्कृत तोल हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में तब्दील होंगे इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, लेकिन जल्द ही जल्द 4 या 5 महीने में ये पूरा सिस्टम लागू कर दिया जाएगा और जितने भी मद्रासे और संस्कृत तोल है उन सभी को हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में तब्दील किया जाएगा। लेकिन क्या प्रोसेस रहेंगे, क्या किस तरीके से ये हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल में तब्दील होंगे मद्रसे और संस्कृत तोल, इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ जान नहीं पा रहे हैं या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ज्यादा जानकारी हमें नहीं दी गई है। लेकिन 4 या 5 महीने में ये सारे प्रक्रियाएं शुरू होंगे और उसी के बाद ये कहा जा सकता है कि किस तरह से ये हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में तब्दील होंगे और जो शिक्षक अभी यहाँ संस्कृत तोल और मद्रसे में पाठदान कर रहे हैं उन लोगों को किस तरह से सरकार अनुदान प्रदान करेंगी, यही सब देखने लायक होगा। ये शिक्षा विभाग की तरफ से ये नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है। जी गुंजन, एक चीज जानना चाहेंगे, मदरसा और संस्कृत स्कूल जो चलाए जाते थे, उन्हें जो फंड्स दिए जाते थे, इसका प्रावधान ये था पहले, ठीक है, ये चीज थी पहले, अब ये खत्म करने की वजह क्या है? पहली बात, सरकारी तौर पर ये खत्म क्यों किया जा रहा है? अगर कोई अपने तौर पर, उसका एक राइट है, वो अपने तौर पर कोई एजुकेशन देता है अपनी भाषा और अपने जो है इख्तियार के लिहाज से, तो इसे बंद करने के रीजंस क्या सरकार ने बताए हैं? जी बिल्कुल, सरकार के तरफ से साफ तौर से कही गई है कि जो रिलीजियस एजुकेशन है, जो पब्लिक के पैसों से चल रहे हैं, वो अभी नहीं होगा। जैसे कि मद्रसा का भी रिलीजियस एजुकेशन मद्रसे में भी दिया जाता है, संस्कृत तोलों में भी रिलीजियस पाठ्यक्रम वहाँ पे अंतर्भुक्त है, लेकिन सरकार की तौर से साफ कहा गया है कि कोई भी रिलीजियस एजुकेशन के नाम पे गवर्नमेंट फंड नहीं देगा। लेकिन एक कोई इसमें पॉइंट ऐसा भी दे रहे हैं कि जो तीर्थ भ्रमण जैसा स्कीम गवर्नमेंट लेके आ रहा है वो भी तो एजुकेशन के हिस्से में भी आता है, स्कूल के कई बच्चों को तीर्थ भ्रमण के लिए लेके जाता है, तो उस जो स्कीम है उस स्कीम का क्या होगा? वो स्कीम ऐसे ही रहेगा या बंद हो जाएगा? इसी में भी कई सारे सवाल यहाँ पे उदय हुआ है। जी गुंजन, एक चीज और है, हमने देखा कि कई स्टेट्स में, ठीक है, और मरकज का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है वो कई ऐसे उर्दू के नाम पर, ठीक है, या फिर स्टेट की जो भाषा है उस भाषा के लिए भी फंड्स दिए जाते हैं। अगर असम में असम की ज़बान के लिए वहाँ पर, ठीक है, संस्कृत पढ़ाई जा रही है, अरबिक पढ़ाई जा रही है, लेकिन साथ में कुछ ऐसे मदरसों और स्कूल्स में गवर्नमेंट का सिलेबस भी पढ़ाया जाता है। तो आपकी नज़र में कहीं ऐसा आया कि मदरसा या संस्कृत स्कूल में कि गवर्नमेंट का जो बोर्ड का जो सिलेबस है वो कुछ ना कुछ वहाँ रहता है, तो क्या इस तरह के मदरसे और संस्कृत स्कूल में इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, इस तरह की चीज़ें भी तो पढ़ाई जाती हैं? क्या ये है वहाँ पर मदरसों में और संस्कृत स्कूल में?
जी बिल्कुल है। बहुत सारे मदरसों में हम जा भी चुके हैं, वहाँ से रिपोर्ट भी हम कवर कर चुके हैं, और उसी में जो गवर्नमेंट के जो सिलेबस है वहाँ पे वो सिखाए जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस इलाके में मदरसा है और उसके आसपास सामाजिक कोई भी दुविधा हो तो उस मदरसे से फंड दिया जाता है, उस मदरसे से सभी का ख्याल रखा जाता है। तो इसके लिए थोड़ा बहस अभी इस सब्जेक्ट पर होगा, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो गवर्नमेंट किस तरह से लेता है, सभी के बात को मद्देनजर रखते हुए एक समाधान सूत्र कैसे निकालेंगे, यही देखने लायक होगा गवर्नमेंट कैसे ये समाधान सूत्र गुंजन एक छोटी सी चीज, चूंकि आपने मदरसों को देखा है, बता रहे हैं आप, तो अक्सर सरकार जो है इस तरह के जो प्राइवेट स्कूल या कहें मदरसा या संस्कृत स्कूल की आप जो बात कर रहे हैं, इसको शिक्षा विभाग में वहाँ पर जो मिनिस्ट्री एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं उन मदरसों के या संस्कृत स्कूल के सर्टिफिकेट को मान्यता देती है। इक्वल का एक जो दर्जा होता है वो मिलता है कहीं कहीं। तो क्या असम में ये पहले से राज है कि संस्कृत स्कूल हो या मदरसे के जो एजुकेशन है वहाँ के, उसको कोई मान्यता है सरकारी तौर पर, या वो भी अब रद्द कर दी जाएगी या सिर्फ फंड हटाया जाएगा, क्या कुछ होगा? जी बिल्कुल है, नहीं सिर्फ फंड हटाया जाएगा, लेकिन जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स अभी मदरसे और संस्कृत तोलों से सर्टिफिकेट लेके पास हुए हैं, उन लोगों का सर्टिफिकेट में या उन लोगों के कागजात में कोई खराबी नहीं आएगा, कोई उसके लिए कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। लेकिन नई तौर से जो जितने भी एडमिशन लेने वाले थे उन लोगों के शायद एडमिशन अभी नहीं होगा। जो भी एडमिशन कोई सोच रहे थे कि मैं संस्कृत तोल में एडमिशन लूंगा, मैं मदरसा में एडमिशन लूंगा, मैं इस तरह से स्टडी को आगे बढ़ा के लेके जाऊंगा, वो अभी नहीं हो पाएगा। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स पहले से वो स्टडी कर रहे हैं मदरसे और संस्कृत तोलों में, उन लोगों का सर्टिफिकेट में कोई ऐसा दिक्कत नहीं आना चाहिए। ये गवर्नमेंट खास तौर से ये ध्यान में रखेगा। जी, ये नहीं मतलब सर्टिफिकेट आपका माना जाएगा, सिर्फ आपको फंड नहीं देंगे, सरकार का ये मानना है सीधे सीधे। जी बिल्कुल, सरकार का साफ तौर पे ये कहना है कि अभी से रिलीजियस एजुकेशन के लिए कोई फंड पब्लिक सेक्टर से नहीं आएगा, पब्लिक का फंड कोई यूज नहीं होगा। लेकिन पहले जो हो चुका है उसका कोई चेंज नहीं कर सकेगा, कोई उसको उसका बदलाव नहीं कर सकता है। लेकिन अभी से पब्लिक का पैसा अभी से रिलीजियस एजुकेशन में नहीं लगेगा। लेकिन पूर्व के जो बच्चे हैं, पूर्व के जो स्टूडेंट है, उन लोगों को कोई दिक्कत का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल असम ने एक ऐसा फैसला लिया है कि संस्कृत स्कूल और मदरसों को अब सरकारी फंड नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी जो मान्यता है, आपके जो सर्टिफिकेट है, आपका जो असनाद है, वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल उस पर कोई बात नहीं आई, लेकिन फंड सरकारी पैसा इस्तेमाल नहीं होगा मदरसों और संस्कृत स्कूल को। तो आज के इस डिबेट में फिलहाल इतना ही।